हेलो। ऑन करिए। ऑन है। आवाज आ रही है सबको? आज ही जामे इतना था पटना में कि क्या बताएं। अच्छा हाँ, सब देखे घूमने के लिए निकला हुआ था जी एकदम। हाँ। अब उन लोगों का लगा दरोगा का परीक्षा नहीं होगा। हम्म, चलिए। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे बायोन्सी। चलो अब हल्ला मत करो। अब हम लोग बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी पिंड को किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसके द्वारा विस्थापित द्रव का भार वस्तु के भार में आभासी कमी के बराबर या उस पिंड पर लगने वाले उत्प्लवन बल के बराबर होता है। मतलब ये क्या कहता है समझिए। जैसे ये कोई फ्लूइड है, कोई द्रव है, इसमें कोई पिंड को क्या कर रहे हैं आप, डुबा रहे हैं, चाहे अंशतः डुबाइए चाहे पूर्णतः डुबाइए। अब जैसे इसमें इसको डुबाइएगा तो इसके द्वारा क्या होगा ना, इस पिंड के द्वारा कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव विस्थापित होगा। जो भी लिक्विड है वो लिक्विड क्या होगा, पानी है तो पानी डिस्प्लेस होगा। जैसे पानी में आप लोटा डुबाते हैं तो मतलब लोटा पानी डिस्प्लेस करता है ना जी। तो ये जो जैसे आप इसको डुबाइएगा जिससे जो भी द्रव है वो द्रव क्या होगा, विस्थापित होगा। तो ये जो इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट लगेगा, ये जो बायोंट फोर्स होगा, याद रखिएगा, ये कहता है जो उत्प्लवन बल होगा, उत्प्लवन बल किसके बराबर होगा, वो द्रव के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर। जैसे इससे रिलेटेड अभी सवाल करेंगे, द्रव के भार के बराबर। मान लीजिए कि अगर कोई पिंड है, वो मान लो कि किसी लिक्विड में डुबा रहे हैं उसको, उसके द्वारा 10 केजी द्रव को क्या किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। तो इसके ऊपर लगने वाला जो उत्प्लवन बल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 इंटू, और मान लीजिए जी का मान अगर 9.8 है, अब थ्रस्ट कितना लगेगा इसके ऊपर, 98 न्यूटन, है ना जी। यानी कि अब इसका जो भार है उसमें कितना कमी होगा, तो ये 98 न्यूटन के बराबर होगा। पहले आप इसे लिखिए, फिर इसके बाद देखते हैं आभासी भार कैसे निकालेंगे, वास्तविक भार कैसे निकालेंगे, यहाँ से सवाल कैसे बनेगा, और अलग अलग इसमें कंडीशन रखे, तो उन सभी कंडीशन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आर्किमिडीज सिद्धांत का जो मेन वो है थ्योरी, वो कहता है कि जब किसी द्रव को मतलब किसी पिंड को किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाते हैं तो उसके द्वारा जो विस्थापित द्रव का भार होता है वो उस पर लगने वाले उत्प्लवन बल के बराबर होता है ना, या फिर मतलब जो उसके आभासी भार में जो कमी होता है उसके बराबर होता है। यहाँ तक समझ में आ गया पहले सभी को? अभी समझाते हैं, ये पूरा अभी अगली स्लाइड में यही समझेंगे हम लोग, है ना। ये लिख लिया सभी ने? चलो अच्छा ठीक है, लिख लीजिए। अभी पूरा अगली स्लाइड में इसी को हम लोग समझने वाले हैं। इसका एक तो आपसे सवाल जो पूछा गया एग्जाम में कि कितना आभासी भार में कमी है, वैसे सवाल बना है, और बाकी इसके एप्लीकेशन से सवाल पूछा गया है, तो दोनों हम लोग देखते हैं। हो गया? चलो अब देखिए, जैसे मान लो ये कोई द्रव है, इसमें आप ये ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, डुबा रहे हैं, और मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट का मास है 20 केजी। कितना मास है इसका? 20 केजी। और इसके द्वारा जो विस्थापित द्रव का भार है, विस्थापित द्रव का जो मतलब द्रव्यमान है वो कितना है, मान लो विस्थापित द्रव का द्रव्यमान यह है आपका 5 केजी। ठीक है। अब आज पर आर्किमिडीज सिद्धांत इसके ऊपर लगने वाला आभासी मतलब इसके ऊपर जो लगने वाला उत्प्लवन बल होगा वो कितना हो जाएगा बताओ? उत्प्लवन बल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो इसके द्वारा विस्थापित द्रव का द्रव्यमान है वो मतलब, और जी का मान लीजिए अभी 10 मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन, है ना जी। अब देखो इसका जो आभासी भार में जो कमी हो, इसका जो भार में कमी होगा, इसका जो भार में कमी होगा वो कितना होगा, भार में कमी बराबर क्या होता है, जो भी उत्प्लवन बल है, जो भी उत्प्लवन बल है वही तो भार में कमी होगा ना जी। यानी कि इसका जो उत्प्लवन बल लगा है वो कितना लग रहा है, 50 न्यूटन। यानी कि इसके भार में कमी भी कितना हुआ, 50 न्यूटन। अगर अब आपसे इसका आभासी भार पूछ दे तो बताओ आभासी भार को निकालने का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, या तो वास्तविक भार माइनस का भार में कमी लिख सकते हैं ना जी, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अलग अलग फॉर्मूला है, यहां से किसी से भी सवाल बन सकता है। आभासी भार बराबर हम लिख सकते हैं क्या, वास्तविक भार माइनस, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वास्तविक भार माइनस उत्प्लवन बल लिख सकते हैं क्या, बताओ उत्प्लवन बल, हाँ या ना। अब बताओ इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आभासी भार बराबर वास्तविक भार माइनस वस्तु के द्वारा विस्थापित किए गए द्रव का भार लिख सकते हैं। तो ये सब तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। यहां से सवाल कैसे कैसे बनेगा, इन सबको हम लोग देखते हैं एक-एक करके, किए गए द्रव का भार। अब दो तीन तरह से यहां से आपसे सवाल बनेगा, उन सारे सवालों को हम लोग करते हैं। यानी कि यहां पर अगर आपको इसमें आभासी भार पूछे तो क्या हो जाएगा बताइए आप निकाल करके, जी का मान 10 मान लो, इसमें अगर आभासी भार पूछे तो क्या हो जाएगा आभासी भार, अरे वास्तविक भार में से क्या घटाओगे, उत्प्लवन बल का मान घटाओ, तो वास्तविक भार कितना हो जाएगा इसका, आभासी भार बराबर वास्तविक भार कितना होगा इसका बताओ, mg यानी 20 इंटू 10 न्यूटन ये होगा ना जी। यानी वास्तविक भार कितना हो गया 200 न्यूटन, माइनस उत्प्लवन बल कितना है, घटाओगे कितना आ जाएगा 150 न्यूटन। पहले आप इसे लिखिए, अभी इससे रिलेटेड दो तीन सवाल हम लोग करेंगे, फिर आएंगे इसके एप्लीकेशन पर।
इससे 2-3 तरह का सवाल बनेगा, कैसे कैसे बनता है। ये पहले कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, जो उधर लिखा हुआ है। सारा खेल वही है। इसमें फिर अलग अलग कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है उसे देखते हैं, फिर एप्लीकेशन देखेंगे। चला आगे। हो गया? नहीं हो गया, चलो। अरे करो जल्दी जल्दी, थोड़ा सा तेजी से लिखिए। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। ये खत्म, इतना समझ में आ गया होती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा इतने में। खाली 2-3 सवाल करेंगे हम लोग, मैन पूरा यही कॉन्सेप्ट है इसका। चलो अब देखो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा। अगर किसी पिंड का द्रव्यमान 20 केजी है, या 20 की जगह 50 कर लो, 50 केजी है, और इसके इसका आभासी भार 340 न्यूटन है, तो उत्प्लवन बल का मान क्या होगा? तो उत्प्लवन बल का मान क्या होगा? और आपको दे दिया है जी बराबर कितना, जी बराबर दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निकाल सकते हैं फॉर्मूला, अगर आपको पता है तो 1 भी मिनट नहीं लगेगा आपको निकालने में। यहां पर हो जाएगा, देखिए वास्तविक जो आपका आभासी भार बराबर क्या होता है, बताइए। वास्तविक भार माइनस उत्प्लवन बल, हाँ या नहीं? वास्तविक भार माइनस उत्प्लवन बल, तो यहां से बताओ उत्प्लवन बल बराबर क्या हो जाएगा? वास्तविक भार माइनस आभासी भार, यही होगा ना जी? तो निकाल लीजिए, दोनों आपको दिया हुआ है। तो ये 500 न्यूटन, वास्तविक भार 500 न्यूटन ही होगा, 50 केजी वेट है, तो 50 × 10 माइनस आभासी भार कितना है 340 न्यूटन, यानी कि 500 माइनस 340 यानी आपका 160 न्यूटन। अब यहीं पर देखिए क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ तक तो ठीक है ना, लेकिन क्या दे आपसे, तो वस्तु के द्वारा विस्थापित किए गए द्रव का भार, द्रव का द्रव्यमान कितना होगा, विस्थापित किए गए द्रव का द्रव्यमान कितना होगा? अब बताइए क्या हो जाएगा, 16 केजी, हाँ ना? इसी में दूसरा क्वेश्चन हो गया इस तरह से। तो यहाँ पर आप भार निकाल लिए, तो ये किसके बराबर होगा? वस्तु के द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर। तो द्रव्यमान निकालिएगा, क्या करिएगा, उसको जी से डिवाइड कर दीजिए, यानी 160/10 कितना आ जाएगा, 16 केजी। तो ये दो तरह का सवाल यहाँ से बनेगा, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए एक सवाल और करेंगे, फिर हम लोग इसका कंडीशन देखेंगे 1, 2 और 3। दो सवाल इस तरह से आपसे बनेगा यहाँ पे, ठीक है। हो गया, आगे चलें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक इस तरह का सवाल आपके पेपर में ऑलरेडी पूछा हुआ है ना। क्वेश्चन है, अगर किसी पिंड का आभासी भार 400 न्यूटन है तथा वस्तु के द्वारा विस्थापित किए गए द्रव का द्रव्यमान 20 केजी है, तो वस्तु का वास्तविक द्रव्यमान क्या होगा? वास्तविक द्रव्यमान पूछ रहा है आपसे, द्रव्यमान क्या होगा? बताइए अब यहाँ क्या होगा वास्तविक द्रव्यमान? 20 केजी, 40 केजी, 60 केजी, देखते हैं। हाँ सब अपना अपना बटखरा निकालो आपको बटखरा समझता है तुम लोग? हाँ हम लोग तो पहले पत्थर का बटखरा रहता था ना, अभी हो जाता है। कौन कौन गया है, आटा पिसाने जाता था अपना भी वजन नापता था ना, गेहूं का नपवाने के बाद अपना भी वजन नाप लेते थे बैठ के। 20 केजी, चलो देखते हैं। आभासी भार बराबर क्या होता है ये बताओ? वास्तविक भार माइनस उत्प्लवन बल, उत्प्लवन बल यही होगा ना जी? अच्छा अब ये बताओ कि वास्तविक भार बराबर, यहाँ फॉर्मूला निकालने के क्या हो जाएगा? आभासी भार प्लस उत्प्लवन बल, है ना? आभासी भार प्लस उत्प्लवन बल, देखो मैंने बताया था सारा खेल उसी स्लाइड में है। आभासी भार कितना है, उत्प्लवन बल कितना होगा 200 न्यूटन, वास्तविक भार कितना होगा, यानी मास कितना होगा, आपसे क्या पूछ रहा है, वास्तविक द्रव्यमान कितना होगा 60 केजी, है ना? आ गया समझ में? घटाना नहीं था ना, यहाँ पे जोड़ना था। जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। बात समझ में आ गया सबको? अब इस तरह का न्यूमेरिकल पूछेगा कर दीजिएगा। चलिए अब 3 कंडीशन यहाँ पे है कि कब वस्तु डूबेगी, कब वस्तु तैरेगी और कब वस्तु बिल्कुल सिंक कर जाएगी, है ना? उसको हम लोग देखते हैं। चलिए मूव कराएं, अरे लिखो लिखो जल्दी लिखो। आप लोगों को क्वेश्चन मिल गया होगा ना? पीवाईक्यू आज शाम में मिल जाएगा, बायोलॉजी का भी शाम तक मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मिल गया ना, बायोलॉजी भी मिल गया, पीवाईक्यू का बायोलॉजी नहीं मिला है तो वो मिल जाएगा शाम तक में। वन लाइनर भी देखो, मतलब अभी आज रात में डलवाते हैं, एक फिजिक्स का डलवाते हैं आज, है ना, फिजिक्स का, बाकी इसी तरह कल केमिस्ट्री का डलवा देंगे, फिर परसों बायो का डलवा देंगे, ठीक है। एक एक करके डलवा देते हैं, पहले फिजिक्स का डलवा देते हैं, फिर कल केमिस्ट्री, फिर उसके बाद बायोलॉजी का, ठीक है, करवाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। अब यहाँ पर देखो कंडीशन 1, पहला कंडीशन ये है
अब समझिए, थोड़ा सा यहाँ पर गौर फरमाइए। यहाँ पर देखो, कहीं कितना डिब्बा बनवाइएगा आज आप, हैं? चलिए, यहाँ पर देखिए, ये कोई पिंड है, इसका वेट मान लीजिए W है, और इसके ऊपर लगने वाला जो बायोन फोर्स है वो क्या है, FB। ठीक है, अब कंडीशन 1 ये है, अगर मान लीजिए ये बायोन फोर्स जो है, ये अगर वस्तु के भार से अधिक है, ये मान लो जो इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट लग रहा है वो वस्तु के भार से ज्यादा है, तो यहाँ पर वस्तु डूबेगी कि तैरेगी? बताओ, खुद देख करके बताओ, वस्तु क्या होगी? वस्तु द्रव के ऊपर तैरेगी। आपसे यही सवाल पूछेगा एग्जाम में, ये पूछा हुआ सवाल है आपके पेपर में कि किस कंडीशन में वस्तु द्रव के ऊपर तैरेगी। ऑप्शन था जब FB इज इक्वल टू वेट, ऑप्शन FB इज लेस देन वेट, तीसरा FB इज ग्रेटर देन वेट, या फिर चौथा था नन ऑफ द अबव। नोटा क्या हो जाएगा इसमें? सिंपल है ना? ठीक है, अगला कंडीशन है कंडीशन 2, कि जब देखिए इसी कंडीशन पर ना आपका जो शिप वगैरह जो डिजाइन होता है ना, शिप, नाव, जहाज, ये सब वो इसी कंडीशन पर आपका क्या होता है, पानी में तैरता रहता है। ठीक है, और शिप को बनाने में किस धातु का प्रयोग करते हैं? जहाज को बनाने में टाइटेनियम का, है ना। कंडीशन 2 है कि अगर FB आपका क्या है, लेस देन W, सॉरी इक्वल पहले कर लेते हैं, इक्वल टू W। अब यहाँ पर देखो, अगर FB इज इक्वल टू W है तो इस कंडीशन में वस्तु द्रव के बीच में तैरेगी, है ना, डूबेगी नहीं, द्रव के बीच में क्या होगी, तैरेगी। जैसे इसके आधार पर आपका जो सबमरीन है, पनडुब्बी, पनडुब्बी सवारी कैसे चलता है, एकदम पानी के बीच में तैरता है, तो वो किस सिद्धांत पर, इसी प्रिंसिपल पर वो डिजाइन किया जाता है। और पनडुब्बी में बताइए कि हम लोग अगर बाहर देखना है तो किसका यूज करते हैं पनडुब्बी में? पेरिस्कोप का। कितना प्लेन मिल जाता है उसमें? किस एंगल पर लगा होता है? 45 डिग्री के, एक दूसरे के समानांतर। बहुत बढ़िया। अब तीसरा कंडीशन है कि अगर FB आपका क्या हो गया, लेस देन क्या हो गया, W, तो आपका क्या हो जाएगा, वस्तु डूब जाएगी, यानी कि सिंक कर जाएगी, वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है जिसको आपको याद रखना है। कई बार आपसे ये भी सवाल दे देगा कि वस्तु का जो वास्तविक भार है 100 न्यूटन है, उस पर लगने वाला जो उत्प्लवन बल है वो 120 न्यूटन है, इस कंडीशन में क्या होगा? वस्तु तैरेगी, वस्तु डूबेगी, वस्तु बीच में रहेगी, है ना। इस तरह का सवाल आपको देख लेना है कि बायोन फोर्स ज्यादा है या कम है ना, तब उसका उत्तर दे सकते हैं। क्या FB का मतलब यहां पर है ना, देखो लिख देता हूं मैं, ये सही सवाल पूछा आपने। FB का मतलब है उत्प्लवन बल, और W का मतलब क्या है, वस्तु का भार, या वस्तु का वास्तविक भार, है ना। इसलिए कभी कुइयां से पानी भरे हैं आप लोग? भरे हैं? कुइयां से नहीं भरे हो? अच्छा, भरना कभी, है ना। वो जैसे बाल्टी पानी के अंदर जब तक रहता है एकदम हल्का लगता है, जैसे बाहर निकलता है क्या हो जाता है, भारी लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लगने वाला जो उत्प्लवन बल है ना, वो क्या हो जाता है, हट जाता है। इसलिए आपको क्या लगने लगता है, फिर भारी लगने लगता है। चलिए, अब इसका हम लोग कंडीशन लिखते हैं। पहले आप इसे नोट कर लो कि आर्किमिडीज सिद्धांत का क्या क्या एग्जांपल है, कौन कौन चीज इस पर काम करता है, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे, फिर हम लोग चलेंगे इसके आगे। चलिए, चला आगे। अब इसका एप्लीकेशन लिख लीजिए, एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल खूब पूछता है यहाँ से। पहला याद रखना, मेटल की प्योरिटी का पता लगाने में, मेटल की प्योरिटी का पता लगाने में, कोई भी मेटल है ना, उसकी शुद्धता का पता लगाने में किसका यूज होता है, तो इसी का यूज होता है, आर्किमिडीज सिद्धांत का। अब ये बताइए, गोल्ड की प्योरिटी किसमें मेजर करते हैं? कैरेट में। सबसे प्योर गोल्ड कितने कैरेट का? और 18 कैरेट वाले गोल्ड में कितना परसेंट गोल्ड रहता है? 75%। ठीक है, और उसका जो 22 कैरेट में रहता है 91.6% गोल्ड। याद रखिएगा, जो 22 कैरेट गोल्ड होता है ना, उसमें 91.6% गोल्ड होता है, इसलिए इसे 916 गोल्ड भी कहते हैं, है ना। जब जाइएगा दुकान में तो सब इसको 916 गोल्ड भी बोलता है 22 कैरेट को, है ना। हाँ, और जो 18 कैरेट वाला जो होता है, इसमें 750 गोल्ड बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें 75% क्या होता है, गोल्ड होता है ना, इसलिए इसको 750 गोल्ड भी बोलते हैं, है ना। 16 कैरेट में कर लीजिए 16/24 गुने 100%, 8×24, 8 चौके 32 होगा ना जी, सॉरी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 24, 16/24 गुने 100 कर दीजिए तो 66.6% हो जाएगा। आ गया समझ में? इस तरह से ये परसेंटेज निकालते हैं। हालांकि ये चीज याद रखिएगा, जब भी 24 कैरेट जो गोल्ड होता है ना, उससे क्या नहीं बना सकते हम लोग, उससे ज्वेलरी नहीं बना सकते, ऑर्नामेंट्स उससे बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाईली मैलिएबल है। क्योंकि आपको पता है कि 1 ग्राम गोल्ड से कितना लंबा तार बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इसलिए उसको कठोर बनाने के लिए क्या मिलाते हैं, कॉपर और सिल्वर। क्या मिलाते हैं? और डायमंड की प्योरिटी का पता भी किसमें, कैरेट में ही लगाते हैं। 1 कैरेट डायमंड में कितना ग्राम होता है, ये याद रखिएगा। एक कैरेट डायमंड में 0.2 ग्राम, या फिर इसी को बोलते हैं कितना, 200 mg। क्या बोलते हैं? 200 mg। कई बार अलग अलग परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला देखिए दूसरा, शिप तथा सबमरीन, यानी जहाज और पनडुब्बी को इसी सिद्धांत पर डिजाइन किया जाता है, इसके बाद याद रखिएगा तीसरा, लैक्टोमीटर, किसका पता लगाते हैं इससे, दूध के प्योरिटी का। चौथा याद रखिएगा आपका बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया, ई टॉर्सली ने। इसके बाद याद रखिएगा हाइड्रोमीटर से क्या निकालते हैं, द्रव का सापेक्ष घनत्व। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी द्रव का सापेक्ष घनत्व। और इसके बाद छठा याद रखिएगा मैनोमीटर से क्या मेजर करते हैं, प्रेशर, सिर्फ प्रेशर या गैसों का दाब लिख सकते हैं, गैस का प्रेशर, गैस का जो दाब है किससे मेजर करते हैं, मैनोमीटर से। ये भी किस सिद्धांत पर काम करता है, इसी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। और हर एक एग्जांपल आपके लिए क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब इसके बाद ये बताइए कि जो दूध है, दूध का उजला रंग किसके कारण होता है? ठीक, पढ़ चलिए फिर पढ़ देते हैं एक बार इसको। बहुत उम्मीद के साथ दिया, हाँ बात तो सही है। चलिए मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरता हूं। हर कोई मोहब्बत में फना नहीं होता, किसी को चाहना गुनाह नहीं होता, वो पूछती है कि तुम कितना चाहते हो,
वो पगली क्या जाने, प्यार लफ्जों में बयां नहीं होता। मतलब कितने कितने क्रिएटिव बच्चे हैं क्लास में, सोचे हैं। चल चलो, अब हम लोग आगे चलते हैं, है ना। नाम इसने नहीं लिखा है, काट दिया है नाम अपना। अच्छा, क्वेश्चन है, द्रव में डूबे बिंब पर उत्प्लवन बल कार्य करता है, मतलब ऊपर की दिशा में अधोमुखी होगा। आई थिंक ये अधोमुखी अधोमुखी समझ नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन ये याद रखिएगा ऊपर की दिशा में होगा हमेशा। जैसे द्रव ऐसे नीचे की तरफ है ना, तो ये ऊपर की तरफ होगा। ये सवाल है इसका, द्रव में डूबे बिंब, बिंब मतलब ऑब्जेक्ट पर उत्प्लवन बल कार्य करता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। बस जो भार होता है ना, भार नीचे लगता है तो उसके जस्ट ऊपर। ये अधोमुखी अधोमुखी में देख लीजिएगा, जो ऊपर होगा अधोमुखी अधोमुखी में जो ऊपर वाला होगा वो होगा, है ना। क्या हुआ, नहीं मैं समझ रहा। अच्छा, डाउनवर्ड ऊर्ध्वमुखी हो गया, अधोमुखी डाउनवर्ड हो गया, ऊर्ध्वमुखी अपवर्ड हो गया। हाँ, अपवर्ड लगेगा, ऊर्ध्वमुखी लगेगा फिर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी यानी घनत्व। तो घनत्व का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, द्रव्यमान, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा, ऐसे लिख लीजिए, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को, द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। यानी घनत्व बराबर क्या हो जाएगा सर, द्रव्यमान बटा आयतन। अभी बताओ कि द्रव्यमान जो है इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। अरे वाह, केजी, है ना। मीटर किसने बोला इधर, है ना, मीटर क्यूब। तो इसका क्या हो जाएगा द्रव्यमान का, इसका मतलब यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। वीमा क्या हो जाएगा, एम एल माइनस 3, बाकी टी लगाना है आपका, इच्छा लगा लीजिए, है ना। टी में 0 लगा दीजिएगा, अच्छा लगता है देखने में, लगा लो। एम एल माइनस 3 टी पर 0, है ना, ऐसे। अब देखिए इसको मेजर किससे करते हैं, तो याद रखिएगा घनत्व को आपको पहले भी बताया है, पिकनोमीटर से मापा जाता है। अभी हम लोग सापेक्ष घनत्व की बात करेंगे इसके जस्ट बाद। हाँ, पहले आप इसे लिखिए कि घनत्व को किससे मापते हैं, पिकनोमीटर से मापते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व देखेंगे क्या होता है। केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, 5-15 में करते हैं स्टार्ट केमिस्ट्री, है ना। अरे ट्रैफिक इतना, सब आज क्रिसमस में देखे सब एकदम, है ना, कोई मोमोज खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है ना। अब मैंने बात है, रोड पे खड़ा होकर खा रहा है सर। हाँ वही सर, हाँ सब एकदम गांधी मैदान में। तो आज तो देखे एक मरीन ड्राइव में देखो ना, होता है बॉक्स बॉक्स लगा के नाच रही थी। तो यार क्या चल रहा है, तो अब बच्चा आदमी सब देखो कितना फुर्सत में खड़ा होकर देख रहा है सर। नहीं सब आजकल ये जो रील बनाने का जो ये चला है ना फैशन ना, एकदम नई का जनरेशन सब इसमें पूरा एकदम। चलिए खैर, आप लोगों को क्या करना है, दरोगा बनना है, ऐसे रील बनाने वालों को पकड़ के क्या करना है, बदमाशी करे, है ना। अरे तो हम कहाँ बोले कि लड़का सब भी बनाता है, लड़का सब कैसे बनाएगा, ऐसे मोटरसाइकिल चला रहे हाथ से ऐसे, और कैसे। चलो अगले अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, नोट में पहले ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ज्यादा घनत्व वाली वस्तु कौन सा दिल ना दिया दिल। चलो, ज्यादा घनत्व वाली वस्तु कम घनत्व वाली वस्तु में डूब जाती है। नहीं समझ रहे हैं, अच्छी बात है ना। ये नहीं समझ रहे हैं आप तो बढ़िया है ना। ये सब जो है क्या कहते हैं, समझाने के बाद देख रहा है इसका मतलब, है ना। चलो दूसरा याद रखिएगा, कम घनत्व वाली वस्तु ज्यादा घनत्व वाली वस्तु में तैरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कम घनत्व वाली वस्तु ज्यादा घनत्व वाली वस्तु में क्या होती है, तैरती है। इससे खूब सवाल बनेगा, एग्जांपल भी हम लोग इसका देखेंगे। अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है ना, किसी भी पदार्थ का पानी के सापेक्ष क्या घनत्व है ना। सापेक्ष घनत्व कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं पर ये आपेक्ष घनत्व भी लिखा रहेगा, है ना। एक ही बात है, अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। याद रखिएगा रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, किसी पिंड का पानी के सापेक्ष घनत्व को रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। याद रखिएगा इसका कोई यूनिट नहीं होता है, रिलेटिव डेंसिटी का इसका यूनिट तथा डायमेंशन नहीं होता है। इसका फॉर्मूला भी आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, फॉर्मूला इसका आगे लिखेंगे। और याद रखिएगा इसका, इसे मापा किससे जाता है, तो इसे हाइड्रोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं इसे, हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर ही होता है, हाइग्रोमीटर अलग होता है। हाइग्रोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी, ये हाइड्रो है, डी याद रखना डेंसिटी, है ना। तो जहां पर जी आ जाए समझना ह्यूमिडिटी। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलिए। अच्छा फर्स्ट नंबर पे लिखा है, इसको समझना है, अभी समझ लेते हैं। हाँ अभी समझ लेते हैं, अभी पूरा इसका कई सारा एप्लीकेशन है। अभी समझेंगे इसे, है ना, चिंता मत करिए।
हो गया? अभी देख रहे हैं क्यों ऐसा होता है, समझो। चला आगे। अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, रिलेटिव डेंसिटी बराबर आपका होता है पिंड का घनत्व बटे जल का घनत्व, है ना। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। अब इसका मैं टेबल पहले लगा दूं, है ना। इसका ये सापेक्ष घनत्व लिख लीजिएगा। अब आप ये बताओ, इसका यूनिट इसलिए नहीं है, डायमेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए किसी पिंड का जो घनत्व होगा उसका यूनिट क्या लिखेंगे आप, उसका यूनिट केजी पर मीटर क्यूब में लिखेंगे, है ना जी। अब पानी का घनत्व भी क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब में ही लिखते हैं। ये कट जाएगा तो क्या कोनो यूनिट बचेगा, नहीं बचेगा, ना ही कोई डायमेंशन बचेगा। अब इसका एक टेबल एनसीईआरटी का मैं टेबल लगा दे रहा हूं, ये टेबल आपको याद रखना है क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में सवाल बन जाता है ना। डेंसिटी टेबल एनसीईआरटी। अच्छा ये तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला है, ये नहीं है, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाइए। ये देखा है सबको, ये वाला लेकिन सेव हो नहीं रहा है, रुक जाइए, मैं हल्ला मत कीजिए। ये वाला जो है ना आपको याद रखना है। और मैं एक दो टेबल लगा देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। एक तो ये टेबल में जितना है देखो, समझो यहाँ पर ये वाटर है, ये जैसे आपका केजी पर मीटर क्यूब में है। केजी पर मीटर क्यूब मतलब क्या, 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। और याद रखना कि अगर 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब होता है ना, वो किसके बराबर होता है, आपको डेंसिटी में बताए भी होंगे, वो बराबर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के। बताए थे, नहीं समझ में आया तुम अभी करके दिखा देते हैं। देखो ग्राम केजी पर मीटर क्यूब है, इसको तुम सेंटीमीटर में बदलोगे, जैसे कि मान लीजिए 1000 केजी पर मीटर क्यूब है, इसको आप ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में बदलिए। इसको क्या करेंगे, 1000 गुने कितना, 1 केजी को अगर हम लोग 1000 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम बटे मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब होगा ना जी। इसको आप करिए 1000 गुने 1000 ग्राम, अब बटे क्या हो जाएगा, 100 गुने 100 गुने 100। सुनना काटने तो माही होंगे आप लोग काट दीजिए, बच्चा में खूब मजा आता था ना जी। हाँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये जो आपका 1000 केजी पर मीटर क्यूब है वो किसके बराबर आता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के। यानी कि यहां पर इस बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको लिख सकते हैं 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह इसको 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं ना। इसी तरह आप सब में क्या कर सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो, है ना। बात समझ में आ गई है। चलिए अब इसके बाद कुछ मेटल्स का भी मैं लगा देता हूं क्योंकि वो भी आपसे पूछ सकता है, देखते हैं वो मिल जाए तो। ये तो स्पीड है, ये सब कराएंगे आपको आगे। बताइए कोई सवाल है, क्या है चलो मैं अभी मिल नहीं रहा वो टेबल, तो मैं नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ, वो टेबल लगा दूंगा, है ना। ठीक है, वो टेबल हम लगा देंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या सवाल आया है क्या कोई, चलो कोई नहीं। अब हम लोग बात करते हैं इसका एप्लीकेशन। इससे न्यूमेरिकल जैसे मान लीजिए पूछ दे आपसे, समझो यहाँ तक सबने लिख लिया, नोट कर लिया है, नहीं किया तो करो नोट फटाफट, नोट कर लीजिए। ये हो गया था ना नोट, चलो इसको नोट करो फटाफट से, हो गया, टाइम भी हो गया नहीं। चलो इसका एप्लीकेशन वगैरह हम लोग फिर नेक्स्ट उसमें देखेंगे। हाँ इसमें से हाँ आएगा ना, पूछ देता है, जैसे देखो इसमें इसका पूछता है, इंपॉर्टेंट है। ये मरकरी का पूछेगा आपसे, इथाइल अल्कोहल का पूछेगा, है ना, ब्लड का भी आपसे पूछेगा, ये सब ऑलमोस्ट सबका ही पूछता है ना। हर सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिया जाए तो पानी का तल क्या रहेगा, ऊपर उठेगा घटेगा, वही रहेगा, है ना। कैसे वही रहेगा, बात करेंगे, वही रहेगा, बताएंगे आपको। ये डेंसिटी का ये कॉन्सेप्ट अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आपसे पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये वही रहेगा, है ना, क्यों रहेगा तो हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है चलिए, तो अब हम लोग केमिस्ट्री में चलते हैं, है ना। इसको यहीं पे रोक देते हैं। इसके आगे कल जो है ना नेक्स्ट क्लास जो हमारा टॉपिक रहेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या कल हम लोग पढ़ेंगे। स्लाइड पीछे कर दूं, ऑप्टिक्स पे चला, अरे नहीं हो अभी, मतलब इसको खत्म करने के बाद टाइम बढ़ाएंगे। कल से हम सोच रहे हैं ना कि 7 से 8 तक क्लास करवाएंगे आपका, कल से 3 घंटे सामने देखने करवाते हैं। ठीक है करवाते हैं, है ना। कल से मतलब 3 घंटे क्लास होगा आपका ऐसे।